गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने टॉपिक को कवर कर लिया था और जिस टॉपिक को हमने कवर किया था बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है और पिछले टॉपिक के ऊपर ही आज का टॉपिक आपका आधारित रहेगा। और आज का जो टॉपिक है यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंफर्म रहता है कि एग्जाम के अंदर पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है। और टॉपिक का जो नाम है वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। तो हेडिंग डालिएगा सारे के सारे जो बच्चे हैं। हरियाणा का अपवा तंत्र हम पढ़ेंगे। ये है बच्चों अपना हरियाणा। और जिस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम आप सारे के सारे नोट कीजिएगा। टॉपिक का नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। हिंदी में हम बोलेंगे इस टॉपिक को हरियाणा का अपवा तंत्र। हरियाणा का अपवा तंत्र। अपवा का मतलब निकासी होता है, ड्रेन का मतलब निकासी होता है। और जिन घरों के अंदर आप रहते होंगे उन घरों के अंदर जो पानी यूज किया जाता है उस यूज किए गए पानी को आप घर से बाहर निकालते होंगे, उसी को आप निकासी बोलते होंगे। तो जो आप घरों के अंदर पानी यूज करते हो उस पानी को आप यूज करने के बाद जब बाहर निकालते हो तो वो पानी आप नालियों में छोड़ते होंगे। ये नालियां जो है आगे चल के बड़े बड़े नालों के अंदर गिरती होंगी। ये नाले जो हैं आगे चल के नदियों में गिरते होंगे और नदियां ही मैदानी भाग में रहने वाले लोगों के द्वारा यूज किए गए पानी को बच्चों अपने साथ निकास करके लास्ट में सागर और खाड़ी के अंदर गिरने का काम करती होंगी। तो ये जो नदियां जिस क्षेत्र के अंदर लोग रहते हैं उनके द्वारा जो पानी यूज किया जाता है उस पानी को जो बाहर लेके जाती है इसी को हम पूरा का पूरा निकासी तंत्र बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो अपवा तंत्र का मतलब है पानी को निकास करने की प्रणाली। ठीक है। और पानी को बाहर किसी भी जमीनी भाग से पानी को बाहर लेके जाने का काम कौन करती है? नदी ही करती है। तो इस टॉपिक के अंदर हम अपने हरियाणा की सारी नदियों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अपने हरियाणा का जो अपवा तंत्र है मेरे बच्चों, इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए ये दो भागों में बटा है। इसको कितने भागों में बांटा गया है सर? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है सर। दो भाग कौन से हैं? मैं आपसे पूछूं कि जब हमने पिछली क्लास में अपने हरियाणा के अंदर पर्वत पढ़े थे तो कौन सी दिशा में पर्वत पढ़े थे? या तो सिर वाली दिशा में पढ़े थे या चरणों वाली दिशा में। सिर वाली दिशा के पर्वतों को हमने क्या बोला था बच्चों? शिवालिक बोला था। तो चरणों वाली दिशा के पर्वतों को हमने क्या बोला था? अरावली बोला था। जब पर्वत हमारे दो दिशा में है तो नदियां भी कौन सी दिशाओं से निकल के आएगी? दो ही दिशाओं से निकल के आएंगी, क्योंकि नदियां हमेशा कहां से निकल के आती हैं? पर्वतों से ही निकल के आती हैं। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता हुआ पानी का रूप उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर बहते हुए जल का रूप क्या कहलाता है? रिवर कहलाता है, नदी कहलाता है ना। तो जब हमने पर्वत अपने हरियाणा के अंदर दो दिशाओं में पढ़े, एक उत्तर दिशा में एक दक्षिण दिशा में, तो हरियाणा के अंदर जो नदी निकल के आएगी या तो सिर वाली दिशा से नीचे की ओर आएगी या बच्चों चरणों वाली दिशा से सिर वाली दिशा की ओर जाएगी। तो ऊपर से जब नदियां नीचे की ओर आएंगी तो इसे हम बोलेंगे उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र। इसे क्या बोलेंगे? उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र।
तो अपना जो अपवा तंत्र होता है ये दो भागों में बटा होगा। एक अपवा तंत्र होगा उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र, और एक होगा आपका मेरे बच्चों दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र। ठीक है, जब हम बात करेंगे उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र की, तो इस उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र का जो हिस्सा होगी नदियां वो कौन कौन सी होंगी। एक हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी, अपने हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12 के 12 महीने आपको जो पानी नदी के अंदर देखने को मिलेगा वो यमुना नदी होगी। उसके बाद अपने हरियाणा की जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, हालांकि ये 12 मासी नहीं, ये एक मौसमी नदी है, नाम है इसका घग्गर नदी। तीसरे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो होगी घग्गर की सहायक मारकंडा नदी। चौथी जो नदी होगी बच्चों इसे हम बोलेंगे टांगरी। या डांगरी, टांगरी या डांगरी नदी। ठीक है, पांचवी जो नदी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा बच्चों सरस्वती। और छठी जो नदी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पर चेतांग। कौन सी नदी? चेतांग नदी। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र। दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र, तो दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आएंगी बच्चों? एक नदी तो हम पढ़ेंगे दक्षिण हरियाणा के अंतर्गत है साहिबी नदी। साहिबी नदी, साहिबी के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों इसी अपवा तंत्र का जो पार्ट होगी साहिबी की प्रमुख सहायक, नाम होगा उसका इंदौरी नदी। कौन सी नदी? इंदौरी नदी। तीसरे नंबर पे जो नदी आपको यहाँ पढ़ाऊंगा मैं दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र में, उसका नाम होगा कसौती। कसौती को हम कृष्णावती भी बोलते हैं, तो कसौती या कृष्णावती नदी। और एक नदी होगी बच्चों दोहन नदी। कौन सी नदी? दोहन नदी। तो ये नदियां हम पढ़ेंगे। ठीक है, साथ के साथ इन नदियों के अंदर जितनी भी छोटी मोटी नदियां अपना पानी गिरा के इन मुख्य नदियों को आगे बढ़ने का सहारा लगाएंगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सहायक बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। तो मैं आपको यमुना तो पढ़ाऊंगा लेकिन यमुना की सहायक भी पढ़ेंगे। गग्गर तो पढ़ेंगे, गग्गर की सहायक पढ़ेंगे। मारकंडा की सहायक पढ़ेंगे। टांगरी तो पढ़ेंगे, टांगरी की सहायक पढ़ेंगे। ऐसे ही बच्चों हम साहिबी पढ़ेंगे, साहिबी की सहायक भी पढ़ेंगे। और ये सारी की सारी नदियों का जो तंत्र होगा इसी को हम अपने हरियाणा का ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, अपवा तंत्र बोलते हैं। और इस अपवा तंत्र को अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि अपने हरियाणा के दो दिशाओं में ही आपको पर्वत नजर आएंगे। तो उत्तर दिशा से जो पर्वत होंगे वहां से बच्चों जो नदियां निकल के आएंगे उसे बोलेंगे उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र। दक्षिण दिशा की ओर जो पर्वत होंगे उन पर्वतों से जो नदियां निकल के उत्तर की ओर बहेंगी उसे बोलेंगे दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र। ठीक है, अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों हरियाणा की जितनी भी ये नदियां हम पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा में बहने वाली इन नदियों का वर्णन हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में बहने वाली इन नदियों का वर्णन सबसे पहले हमें बच्चों वामन पुराण में मिलता है। किस में मिलता है? वामन पुराण में। और ये जो वामन पुराण है मेरे बच्चों, ये लिखा गया किसके द्वारा? महर्षि वेदव्यास के द्वारा। वामन का मतलब छोटा होता है, नाटा होता है, बोना होता है। तो भगवान विष्णु ने
एक नाट्य कद की महिमा, एक नाट्य कद का अवतार धारण किया था, उसे हम वामन अवतार बोलते हैं, वामन अवतार बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वामन पुराण है मेरे बच्चों, ये भगवान विष्णु के वामन अवतार के ऊपर लिखा गया है। और भगवान विष्णु के इसी वामन अवतार की महिमा का गुणगान एक पुराण लिखकर किया महर्षि वेदव्यास ने संस्कृत भाषा में। बच्चों उसी को बोलते हैं वामन पुराण। तो ये वामन अवतार पर आधारित है। हम बात करें तो ये वामन पुराण जो लिखा गया, ये कौन सी भाषा में लिखा गया मेरे बच्चों? ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले ऋषियों को इंग्लिश वगैरह तो आती नहीं थी, तो वो संस्कृत भाषा में ही अपनी चीजें लिखते थे। तो महर्षि वेदव्यास ने इसे संस्कृत भाषा में लिखने का काम किया। हम बात करें तो इस वामन पुराण के अंदर कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? तो मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का वर्णन। हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का वर्णन कौन से पुराण में मिलता है? वामन पुराण के अंदर। या वामन पुराण के अंदर कितनी नदियों का वर्णन हमें मिलता है? 9 नदियों का वर्णन मेरे बच्चों हमें मिलता है। ठीक है, अब हम इन नदियों को समझेंगे और इन नदियों से जो क्वेश्चन बनेंगे मेरे बच्चों, उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे जो बच्चे हैं एक बार इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, और नोट कर चुके हो तो जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे फिर। और अब हम एक एक करके नदियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने पढ़ेंगे उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र की सारी नदियां, और उन नदियों में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है बच्चों, वो आपकी कौन सी है? वो है आपकी यमुना। ये लीजिएगा। ठीक है, और ये यदि अपना हरियाणा है तो हम अपने हरियाणा के बॉर्डर को बच्चों खींच लेते हैं। थोड़ा सा आपको ये बॉर्डर में हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, और सारी की सारी नदियाँ इसी हरियाणा में हम बहाएंगे। ठीक है बच्चों, ये अपना हरियाणा है। तो सबसे पहले जिस नदी को हम पढ़ेंगे वो कौन सी नदी होगी? वो होगी सर यमुना नदी। तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले यमुना नदी। यमुना नदी के साथ आप लोगों को पॉइंट भी नोट करते चलना है। और यमुना नदी में सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऋग्वेद कालीन नदी है। कैसी नदी है सर? ये एक ऋग्वेद कालीन नदी है। और यदि ये ऋग्वेद के समय से बह रही है, तो जब ऋग्वेद लिखा गया होगा तो इस नदी के बारे में वर्णन भी किया गया होगा। तो आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में इस नदी का वर्णन कितनी बार किया गया है? तो मेरे बच्चों ऋग्वेद में इसका जो वर्णन है वो हमें 3 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? 3 बार। तो ऋग्वेद के अंदर यमुना नदी का वर्णन 3 बार है। ये जो नदी है बच्चों, ये प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण, ये प्रदेश की सबसे आपकी महत्वपूर्ण और एकमात्र
महत्वपूर्ण है तो नदी के अंदर महत्व किसका होगा? जल का होगा। तो बच्चों इसके अंदर जल लगातार 12 के 12 महीने फ्लो करता है, बहता है, तो ये एकमात्र बारहमासी होगी। बारहमासी को ही हम क्या बोलते हैं? सदा नीरा बोलते हैं। और सदा नीरा को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? चिरस्थायी बोलते हैं। तो ये एक जो वर्ड है चिरस्थायी, इस वर्ड को अच्छे से ध्यान रख लेना। चिरस्थायी का मतलब है बच्चों बारहमासी, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र बारहमासी सदा नीरा और चिरस्थायी क्या है? ये आपकी नदी है, यमुना नदी। बच्चों हम बात करें तो इसे यम की बहन भी कहा जाता है। इसे यम की बहन और सूर्य की पुत्री के नाम से पुकारा जाता है। यम की बहन और सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बच्चों इसका जो दूसरा नाम है, यमुना का नाम यमुना क्यों पड़ा? क्योंकि ये यम की बहन है और यम की बहना यमुना, ठीक है। तो इसका जो दूसरा नाम होगा बच्चों वो क्या होगा? कालिंदी होगा। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? कालिंदी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है बच्चों वो क्या है? कालिंदी है। अब हम बात करेंगे यमुना नदी के उद्गम की। उद्गम का मतलब होता है ओरिजिन पॉइंट। जहां से कोई नदी की पहली जलधारा निकल के आती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर जो आपके पहाड़ हैं इन पहाड़ों को हम बोलते हैं मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय, ठीक है। तो बच्चों मध्य और लघु हिमालय जो है, इसी मध्य और लघु हिमालय में आपका है एक ग्लेशियर। ये मध्य या लघु हिमालय जोन से प्रदेश के अंदर पड़ता है। प्रदेश भी आपकी हम बात करेंगे। तो मध्य या लघु हिमालय जो मैं दर्शा रहा हूं ये आपका उत्तराखंड राज्य है। और उत्तराखंड राज्य का ये कैसा क्षेत्र है? गढ़वाल क्षेत्र है। इसी गढ़वाल क्षेत्र के अंदर एक ग्लेशियर है यमुनोत्री। और यमुनोत्री ग्लेशियर की हम बात करें हाइट की तो वो है 6330 मीटर। और यहीं पर बच्चों इसी यमुनोत्री ग्लेशियर की एक डाल है जिसका नाम है बंदर पूंछ, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर का ही पार्ट है बच्चों आपका एक चंपासर ग्लेशियर। और ये चंपासर ग्लेशियर जिस पर्वत के ऊपर जमा है वो है कालिंद पर्वत। कालिंद पर्वत। और कालिंद पर्वत के ऊपर जमा हुई बर्फ को क्या बोलेंगे? सर चंपासर ग्लेशियर बोलेंगे। अब देखिएगा, समझिएगा मेरे बच्चों, उत्तराखंड राज्य के अंदर मध्य या लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाला गढ़वाल क्षेत्र और इसी गढ़वाल क्षेत्र के अंदर 6330 मीटर ऊंचा यमुनोत्री ग्लेशियर जिसका एक भाग कालिंद पर्वत कहलाता है, इस कालिंद पर्वत के ऊपर जमा हुई बर्फ चंपासर ग्लेशियर कहलाती है। और बच्चों इसी क्षेत्र से जब पहली जलधारा निकल के नीचे की ओर आती है तो वो जो क्षेत्र जहां से जलधारा निकल के आती है उस ढाल को बोलते हैं बंदर पूंछ ढाल। कौन सी ढाल है? बंदर पूंछ ढाल, ठीक है। तो ये जो आपकी ढाल होगी इसे हम बोल देंगे यहाँ बंदर पूंछ ढाल। बंदर पूंछ ढाल। और इसी बंदर पूंछ ढाल से एक जलधारा निकल के आती है। निकलने वाली ये जलधारा सबसे पहले अपने हरियाणा में प्रवेश करती है। इसी जलधारा का नाम है मेरे बच्चों यमुना। इसी जलधारा का नाम क्या है? यमुना है, ठीक है, यमुना है। तो ये जो यमुना नदी है ये सबसे पहले प्रवेश करती है यहाँ पर। बच्चों ये जो क्षेत्र है ये आपका जंगल है और ये जो जंगल है ये आपका कहलाता है कौन सा जंगल? कलेसर जंगल। तो सबसे पहले यमुना हरियाणा में प्रवेश करती है कलेसर जंगल में।
कलेसर जंगल से आगे हम बढ़ेंगे तो मेरे बच्चों यहाँ पर आएगा एक गांव, उस गांव का नाम है ताजेवाड़ा गांव। ताजेवाड़ा गांव। तो कलेसर जो है वो ताजेवाड़ा के सिर पे बैठा है और सिर वाली दिशा उत्तर होगी, तो यमुना नदी ताजेवाड़ा के उत्तर दिशा में स्थित कलेसर में प्रवेश करती है। उसके बाद बच्चों यमुना आगे बढ़ेगी, यमुना आएगी यहाँ, और ये जो जिला है बच्चों ये है आपका करनाल जिला। करनाल जिले में यमुना बहेगी। करनाल के बाद बच्चों आएगी ये कहाँ, सर पानीपत के अंदर यमुना बहेगी। पानीपत के बाद बच्चों हम आएंगे यहाँ, तो ये आपका सोनीपत जिला है। सोनीपत जिले में यमुना बहेगी। बच्चों सोनीपत के बाद हम आएंगे कहाँ, सर यहाँ, और ये आपका है बच्चों दिल्ली। तो दिल्ली में यमुना बहने के बाद यमुना आएगी बच्चों फिर अपने यहाँ, तो ये जो आपका है ये है आपका सर फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद मेरे बच्चों यमुना आएगी यहाँ, तो ये है आपका पलवल। और पलवल के बाद बच्चों यमुना आएगी यहाँ, ये है पलवल जिले का हमारा एक गांव जिसका नाम है हसनपुर। और अंत में बच्चों इसी हसनपुर गांव से बहती हुई यमुना पूर्व दिशा में निकल जाएगी। पूर्व दिशा में जब निकल के जाएगी तो यहाँ पर बच्चों उत्तर प्रदेश का जो इलाका आता है उसका नाम है अलीगढ़। तो हसनपुर के बाद ये पूर्व दिशा में मुड़कर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में बहती है, अलीगढ़ जिले में। अलीगढ़ के बाद ये आगरा आएगी, मथुरा बहेगी, इटावा बहेगी, हमीरपुर बहेगी, बांदा बहेगी, है ना बच्चों। बांदा बहते हुए ये हम बात करेंगे आगे चल के अपना पानी गिरा देगी यहाँ पर। जहाँ पर ये अपना पानी गिराएगी बच्चों उस जगह का नाम है प्रयागराज। क्या है, प्रयागराज। प्रयागराज के अंदर जिसने पानी गिराया है वो यमुना नदी है, और यमुना नदी का यहाँ से पानी लेके आएगी ऊपर से आने वाली एक नदी जो उत्तराखंड से ही निकलती है, और उत्तराखंड से निकल के यमुना के समानांतर बहते हुए यमुना का पानी उठा लेगी बच्चों यहाँ से, ठीक है। और पानी उठा के आगे बढ़ती हुई लास्ट में अपना पानी गिरा देगी बच्चों बंगाल की खाड़ी में। यहाँ BOB हम मानते हैं, बंगाल की खाड़ी हम मानते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो नदी ऊपर से आ रही है इसी का नाम है गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी, ठीक है। और ये गंगा नदी बच्चों पानी उठाती है कहाँ से, यहाँ से। तो यमुना ने पानी गिराया है गंगा के अंदर, तो यमुना किसकी सहायक हो जाएगी, सर गंगा की सहायक हो जाएगी। किसकी सहायक हो जाएगी, गंगा की सहायक हो जाएगी। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे मेरे बच्चों ये यमुना बहती है। तो यमुना का जो उद्गम बिंदु है मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो यमुना का जब भी आपसे उद्गम पूछेगा, या तो आपसे बच्चों हिमालय का नाम पूछेगा, तो हिमालय कौन सा होगा, मध्य या लघु हिमालय होगा, बिल्कुल होगा सर। मध्य या लघु हिमालय होगा। या आपसे पूछेगा बच्चों पर्वत, पर्वत से पहले हम बात करेंगे क्षेत्र, तो बच्चों राज्य कौन सा होगा, उत्तराखंड। राज्य पूछेगा तो उत्तराखंड बताओगे, हिमालय पूछेगा तो मध्य या लघु हिमालय बताओगे, और राज्य के अंदर क्षेत्र पूछेगा तो कौन सा क्षेत्र होगा, सर क्षेत्र होगा गढ़वाल। कौन सा क्षेत्र होगा, गढ़वाल क्षेत्र। और इसी गढ़वाल क्षेत्र के अंदर आपसे पूछ सकता है ग्लेशियर, तो मेरे बच्चों ग्लेशियर कौन सा होगा, सर यमुनोत्री होगा, यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर के बाद आपसे पूछ सकता है उसकी हाइट, ठीक है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर की हाइट आप बता देंगे 6330 मीटर। या बच्चों आपसे पूछेगा फिर इसका जो भाग है एक कालिंद पर्वत, और कालिंद पर्वत के ऊपर जमने वाली जो बर्फ है बच्चों वो कौन सा ग्लेशियर है, चंपासर ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है सर, चंपासर ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ से निकलती है आपकी कौन सी नदी, यमुना नदी। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ से निकलने के बाद आपको ध्यान रखना है हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश,
हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कौन से जंगलों में करती है? कलेसर जंगलों में। कलेसर जंगल, यमुनानगर। कलेसर जंगल यमुनानगर के अंदर बच्चों क्या करती है? ये प्रवेश करती है। कलेसर जंगल यमुनानगर में मेरे बच्चों ये क्या करती है सर? प्रवेश करती है। ठीक है। कलेसर जंगल कहाँ है? ताजेवाड़ा के उत्तर दिशा में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ताजेवाड़ा जो गांव है, इस ताजेवाड़ा के उत्तर में स्थित है बच्चों। ताजेवाड़ा के उत्तर में स्थित है। चलेगा, फिर आगे बढ़े। हम बात करें तो बच्चों हरियाणा में अंत में कहां तक बहती है? हसनपुर गांव। और हसनपुर गांव कौन से जिले का? पलवल जिले का। ठीक है। हरियाणा में अंत में ये कहां तक बहती है? हसनपुर गांव तक बहती है, और हसनपुर गांव पलवल में है। बच्चों ये कितने जिलों में बहती है सर? 6 जिलों में। बच्चों 6 जिलों के आपसे कोई नाम पूछ ले तो बता दोगे ना? पक्का बता देंगे सर। अब देखिएगा, आपको दिखाई दे भी रहे होंगे। सबसे पहले वाला जो जिला होगा जहां कलेसर और मैंने ताजेवाड़ा लिखा है, ये यमुनानगर जिला है। यमुनानगर से आप आगे बढ़ोगे तो कौन सा जिला है सर? करनाल जिला है। करनाल से आगे बढ़ोगे तो बच्चों कौन सा जिला है सर? पानीपत जिला है। पानीपत के बाद हम बात करेंगे तो कौन सा जिला है सर? सोनीपत जिला है। सोनीपत से आगे बढ़ेंगे तो कौन सा जिला है बच्चों? फरीदाबाद है। फरीदाबाद से आगे बढ़ोगे तो कौन सा जिला है बच्चों? पलवल है। कौन सा है सर? पलवल है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 जिलों में क्या है? बहती है। यमुना जो है बच्चों ये भारत की आपको ध्यान रखना है भारत की बोल सकते हैं, वह गंगा की बोल सकते हैं। भारत की वह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है बच्चों। ठीक है। बात करें इसकी कुल लंबाई की सर, ये कितनी लंबी है? इसकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। लेकिन हमें अपने हरियाणा में पता करना हो कि हरियाणा में यमुना की लंबाई कितनी है। तो मेरे बच्चों हरियाणा में यमुना की जो लंबाई है ना, हरियाणा में यमुना की जो लंबाई है ना मेरे बच्चों, वो 320 किलोमीटर है।
320 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिएगा मानचित्र के ऊपर मैं आपको वापस लेके चलता हूं और आपको मैं दिखाता हूं। तो बच्चों यदि ये यमुना नदी हमने बहाई है, मैं आपसे पूछता हूं कि यमुना हरियाणा के कौन सी दिशा में बहती है। जब आपको दिशा देखना हो तो आप बीच में आके प्लस का निशान लगाते हो, और जिस हाथ से आपने प्लस का निशान लगाया होगा यदि वो हाथ आपका राइट हैंड है तो वो हमेशा पूर्व में जाएगा, लेफ्ट हैंड हमेशा पश्चिम में जाता है। बच्चों सिर हमेशा उत्तर में होता है, तो पैर हमेशा हमारे दक्षिण में होते हैं। तो यमुना जो है वो आपको इन चार दिशाओं में से कौन सी दिशा में बहती हुई नजर आएगी? हरियाणा के पूर्व में। तो बच्चों बस यही पॉइंट आपको कवर करवाना चाहता था कि ये हरियाणा के पूर्व में बहती है। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी यमुना है। हरियाणा की पूर्वी सीमा के ऊपर ये बहती है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों यदि ये पूर्वी सीमा पे बहती है, यदि ये पूर्वी सीमा पे बहती है तो बच्चों पूर्वी सीमा के ठीक इस साइड हम बात करेंगे, यमुना के ठीक हम राइट हैंड में बात करेंगे तो आपका कौन है बच्चों? यूपी। और बच्चों इसके लेफ्ट हैंड में पूरा का पूरा अपना हरियाणा है। तो यदि ये अपना हरियाणा है और यदि ये यूपी है तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच ये बॉर्डर बनाने का भी क्या करती है? काम करती है। और मेरे बच्चों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच ये कितने किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है? यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप बताएंगे जितना ये बहती है उतना ही बॉर्डर बनाएगी। तो बच्चों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर की ये सीमा बनाती है। ठीक है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच ये कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? 320 किलोमीटर की बच्चों ये सीमा बनाने का क्या करती है? काम करती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी नदी है? यमुना नदी है बच्चों। बात करें हम उसके बाद यमुना की सहायक नदियों की। सहायक का मतलब होता है सहारा लगाने वाला। तो यमुना को जो आगे बढ़ने का सहारा लगाएंगी नदियां अपना पानी यमुना में गिराने के बाद, वो नदियां कौन सी हैं? और सहायक नदियों की जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हरियाणा में। वैसे तो यमुना की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, क्योंकि यमुना उत्तराखंड में भी बहती है, हिमाचल प्रदेश में भी बहती है, हरियाणा में भी बहती है, दिल्ली में भी बहती है, यूपी में भी बहती है, और यूपी के प्रयागराज में जाके ये मिलती है किससे सर? ये मिलती है सर गंगा से। तो हरियाणा में इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपको ध्यान रखनी है। और मेरे बच्चों हरियाणा में इसकी सहायक नदियों में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले पथराड़ा नदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पथराड़ा नदी किसकी सहायक है, तो आप बता देंगे पथराड़ा नदी किसकी सहायक है सर? इसी की सहायक है। पथराड़ा नदी के बाद सेकंड जो आपको ध्यान रखना है वो है सोम नदी। कौन सी नदी? सोम्ब नदी। सोम्ब के बाद तीसरी आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है बूढ़ी यमुना। बूढ़ी यमुना नदी। और हरियाणा के अंदर एक और नदी बच्चों जो इसके अंदर पानी गिराएगी वो होगी आपकी साहिबी। कौन सी नदी? साहिबी नदी। तो ये सारी की सारी जो नदियां मैंने आपको पढ़ाई हैं ये किसकी सहायक हैं? ये सारी की सारी जो हैं सर ये सहायक हैं यमुना की। किसकी? यमुना की। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिएगा बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे।
चलेगा बच्चों, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे सेकंड नदी की बात करेंगे, और सेकंड नदी हमारी कौन सी होगी? सेकंड नदी होगी हमारी बच्चों गग्गर हकरा नदी। तो ये यमुना नदी के पॉइंट आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा जिन बच्चों ने अभी तक नोट नहीं किया है। और उसके बाद फिर हम गग्गर यमुना गग्गर हकरा नदी को पढ़ेंगे। अपनी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी होगी। चलेगा बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कौन सी नदी सर? गग्गर नदी। और गग्गर नदी की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। गग्गर नदी को बच्चों हम नीले रंग से बहाएंगे। अब देखिएगा ये वाला जो सारा का सारा क्षेत्र है ये आपका शिवालिक क्षेत्र है। शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र। और मेरे बच्चों शिवालिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य का ये एरिया है। हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है सोलन। कौन सा जिला है बच्चों? सोलन जिला है सर। और इसी सोलन जिले का एक गांव है यहाँ डागसाई। जो बच्चों कितने मीटर ऊंचा है? 1927 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 1927 मीटर ऊंचा है। तो शिवालिक की श्रेणियों में हिमाचल प्रदेश राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य का एक जिला सोलन जिसके अंतर्गत आता है 1927 मीटर ऊंचा एक गांव डागसाई। और इस डागसाई गांव के अंदर जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है एक नदी। बच्चों इस नदी को बोलते हैं हम गग्गर। और यह गग्गर सबसे पहले हरियाणा में जो प्रवेश करेगी बच्चों वो करेगी यहाँ पर, ठीक है। जहां पर इसने सबसे पहले प्रवेश किया है इसका नाम है कालका।
को कहाँ प्रवेश करेगी? कालका। और ये जो नदी निकल रही है इस नदी का नाम है, कौन सी नदी? सर गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर नदी। ठीक है बच्चों, कालका के बाद ये आगे आएगी और कालका के बाद आएगी यहाँ पर। ये जो आपका इलाका है बच्चों, इसका नाम है पिंजौर। क्या है? पिंजौर। पिंजौर के बाद ये चली जाती है पंजाब में। पंजाब के बाद दोबारा से अपने हरियाणा में आती है और दोबारा से अपने हरियाणा में जहां आएगी बच्चों, ये होगा आपका अम्बाड़ा। ठीक है, अम्बाड़ा में बहने के बाद ये वापस चली जाती है बच्चों पंजाब में। पंजाब के बाद ये दोबारा आती है अपने यहाँ और ये है अपना इलाका कैथल। तो ये कैथल ज़िले में बहेगी। कैथल ज़िले के बाद दोबारा से ये चली जाती है पंजाब में और पंजाब से ये दोबारा से बच्चों अपने हरियाणा में जहाँ प्रवेश करेगी, ये होगा हमारा टोहाना। टोहाना आप सभी जानते हैं कौन से ज़िले का हिस्सा है? सर फतेहाबाद ज़िले का हिस्सा है। ठीक है, टोहाना के बाद बच्चों ये आगे आएगी, तो ये आएगी जाखड़। जाखड़ जो है बच्चों, ये भी अपने कौन से ज़िले का हिस्सा है? सर फतेहाबाद ज़िले का हिस्सा है। जाखड़ के बाद मेरे बच्चों ये आ जाएगी कहाँ? सर सिरसा। ये सिरसा ज़िले में बहेगी। कहाँ बहेगी? सिरसा ज़िले के अंदर ये बहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सिरसा के बाद ये आगे आएगी, तो यहाँ पर मेरे बच्चों गग्गर नदी का एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी का हिस्सा स्टोर कर दिया जाएगा। जहाँ पर ये पानी स्टोर किया गया है ये है आपका गांव ओट्टू, और इस ओट्टू गांव के अंदर जहाँ पर गग्गर के पानी को हमने बांध लिया है, वहाँ पर बन जाएगा कौन सा बांध? ओट्टू बांध। कौन सा बांध? ओट्टू बांध। ठीक है, ओट्टू बांध बन जाएगा। बच्चों ओट्टू बांध बन जाएगा, तो ओट्टू बांध से आगे ये चलेगी, ओट्टू बांध से आगे ये रानिया तहसील के कई गांवों में बहती हुई बच्चों अपने हरियाणा से बाहर निकल जाएगी। अपने हरियाणा से बाहर निकलते ही आएगी हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ आएगी? सर हनुमानगढ़ जिले में आएगी। और बच्चों हनुमानगढ़ जिले में जब ये आएगी तो हनुमानगढ़ जिले में आके ही ये क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। हनुमानगढ़ जिले में क्या हो जाएगी? ये विलुप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन आज तो ये हनुमानगढ़ जिले में विलुप्त हो जाती है। पहले बताया जाता है कि बच्चों ये 12 नदी हुआ करती थी। आज तो ये मौसमी नदी है, इसलिए इसके अंदर पानी इतना नहीं बचता है। ये हनुमानगढ़ जिले में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। जब इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा था ना, तो ये आगे बहती थी, और ये आगे बहती थी हनुमानगढ़ के बाद श्रीगंगानगर। और श्रीगंगानगर बहते हुए बच्चों फिर ये पाकिस्तान में भी चलती थी। कहाँ चलती थी? पाकिस्तान के अंदर भी जाती थी। जब ये पाकिस्तान में जाती थी ना, तो पाकिस्तान के लोग इसे नारा नदी बोलते थे। कौन सी नदी बोलते थे? नारा नदी। तो बच्चों गग्गर को पाकिस्तान में किस नाम से पुकारा जाता था? सर पाकिस्तान के अंदर गग्गर को
नारा नदी के नाम से पुकारा जाता था? पाकिस्तान के अंदर घग्गर नदी को नारा नदी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस ओट्टू बांध से आगे जब ये चलती है तो आज बच्चों ओट्टू बांध से आगे इसे हकरा नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? हकरा नदी। इसीलिए इसका पूरा नाम है घग्गर हकरा नदी, घग्गर हकरा नदी। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है। ये आपका बच्चों घग्गर नदी का क्या रहता है? सफ़र रहता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर घग्गर से जुड़े हुए क्वेश्चंस मैं आपके डिस्कस करवाता हूँ, और उसके बाद फिर बाकी बची हुई नदियों को अगली क्लास में कवर करेंगे। यही दो नदियाँ सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं हरियाणा के अंदर। एक बारहमासी नदी है तो एक मौसमी सबसे प्रमुख नदी है जिसका नाम है घग्गर। चलेगा बच्चों, नोट कर चुके हो? अब हम पढ़ेंगे घग्गर नदी को। हेडिंग डालिएगा घग्गर नदी। सेकंड जो नदी है इसका पूरा नाम है घग्गर हकरा। बच्चों घग्गर हकरा जो नदी है सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका ओरिजिन पॉइंट, इसका उद्गम बिंदु। और जब भी उद्गम बिंदु पूछा जाएगा तो या तो पूछेगा आपसे श्रेणी, श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी के बाद आपसे पूछेगा या राज्य, राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। बच्चों उसके बाद आपसे पूछेगा जिला, तो जिला कौन सा है? सोलन जिला। या आपसे पूछेगा मेरे बच्चों गांव, तो गांव कौन सा है? डागसाई। और डागसाई गांव के अंदर जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे? डागसाई पहाड़ियां बोल देंगे। और ये डागसाई जो पहाड़ियां हैं मेरे बच्चों ये कितने मीटर ऊंची हैं? सर ये 1927 मीटर। कितने मीटर? 1927 मीटर। ठीक है, यहां से निकल के आती है। बच्चों हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश सर हरियाणा में सबसे पहले जो ये एंटर करती है, प्रवेश करती है, ये करती है कालका के अंदर। और कालका कहाँ है बच्चों? सर पंचकुला में है। कालका पंचकुला में ये सबसे पहले प्रवेश करती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के कौन कौन से जिलों से बहती है। तो बच्चों एक है आपका पंचकुला, एक है आपका अंबाड़ा, एक है आपका कैथल, एक है आपका फतेहाबाद, एक है आपका सिरसा। जिलों में बहते हुए
अंत में हनुमानगढ़ जिले में विलुप्त हो जाती है। अंत में हनुमानगढ़ जिले में क्या हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गग्गर जो हम पढ़ रहे हैं आपको ध्यान रखना है, नोट करके एक बात लिख लेनी है कि ओट्टू बांध सिरसा से आगे इसे हकरा नदी के नाम से पुकारा जाता है। ओट्टू बांध सिरसा से आगे इसका जो नाम है बच्चों वो क्या है, हकरा नदी है। क्या है, हकरा नदी है। ठीक है, तो ओट्टू बांध सिरसा से आगे इसे किस नाम से पुकारा जाता है, सर हकरा नदी के नाम से इसे पुकारा जाता है। चलेगा, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है गग्गर के बारे में, ये ध्यान रखना है कि जितनी भी नदियां शिवालिक से निकलेंगी हरियाणा के अंदर वो आएंगी, तो शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली ये हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण सबसे लंबी नदी है बच्चों। शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण वह लंबी मौसमी नदी है। अब देखिएगा, सबसे लंबी नदी यमुना है और सबसे महत्वपूर्ण नदी भी यमुना है और 12मासी नदी भी यमुना है, लेकिन बच्चों वो तो मध्य हिमालय से निकलती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ शिवालिक श्रेणी की, सिर्फ शिवालिक श्रेणी की हम बात करेंगे तो शिवालिक श्रेणी से जितनी भी नदियां निकलेंगी उन नदियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी जो मौसमी नदी होगी वो आपकी कौन सी होगी, वो आपकी शिवालिक ही गग्गर ही होगी। क्या होगी, गग्गर ही होगी। हम बात करें तो गग्गर की जो कुल लंबाई है गग्गर नदी की मेरे बच्चों जो कुल लंबाई है ये आपको ध्यान रखना है 450 किलोमीटर है, लेकिन हमें बात करनी हो हरियाणा में लंबाई की तो हरियाणा में लंबाई है बच्चों कितने किलोमीटर, 241 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 241 किलोमीटर। हरियाणा में लंबाई है 241 किलोमीटर। तो गग्गर नदी क्या करती है, यह हरियाणा और पंजाब के बीच बॉर्डर बनाने का काम करती है। हरियाणा और पंजाब के बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है मेरे बच्चों। हरियाणा और पंजाब के बीच ये बॉर्डर बनाती है। बात करें तो पहले इसे पाकिस्तान में किस नाम से पुकारा जाता था, पाकिस्तान में सर नाम था नारा नदी। पाकिस्तान में इसका क्या नाम था, पाकिस्तान में था इसका नाम नारा नदी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है हनुमानगढ़ के अंदर एक झील है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा गांव है बच्चों, हनुमानगढ़ जिले का ये गांव है और इसी गांव के अंदर ये अपना पानी
एक गड्ढे में गिराती थी, जिसके कारण एक झील का निर्माण हो जाता था। इसे बोलते तलवाड़ा झील। तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ का जो निर्माण है वो घग्गर नदी से ही हुआ है। घग्गर नदी से ही तलवाड़ा झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, बस। तो घग्गर के बारे में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। घग्गर जो है ये शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से मेरे बच्चों क्या है, एक है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। घग्गर के अंदर पानी गिरा के जो घग्गर को आगे बढ़ने का सहारा लगाएंगी वो सारी की सारी घग्गर की क्या कहलाएंगी, ट्रिब्यूटरी रिवर कहलाएंगी, सहायक नदियां कहलाएंगी। और सहायक नदियां हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हरियाणा में पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, बात करें तो वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौशल्या। कौशल्या नदी। कौशल्या एक छोटी सी नदी है बच्चों, इसको बहा के तो नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे उनके आंसर। यदि आपसे इसका उद्गम पूछा जाए तो आपको बोलना है हिमाचल प्रदेश व पंचकुला की सीमा पर स्थित पहाड़ियों से। कि सीमा पर स्थित पहाड़ियों से निकलती है कौशल्या। ठीक है, तो बच्चों फिर ये यदि घग्गर की सहायक है तो इसका विलय भी होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल होगा। पिंजौर पंचकुला नामक स्थान पर पिंजौर पंचकुला में घग्गर से इसका विलय होता है बच्चों। घग्गर में ये क्या है, मिलती है। और इसकी जो लंबाई है हरियाणा के अंदर वो सिर्फ 20 किलोमीटर है। ठीक है, कौशल्या नदी। कौशल्या के बाद सेकंड आपको ध्यान रखना है जाजरा। घग्गर की दूसरी सहायक नदी कौन सी है सर, दूसरी सहायक नदी है जाजरा नदी। जाजरा नदी। तो बच्चों तीसरी सहायक नदी कौन सी है, इसकी तीसरी सहायक नदी हम पढ़ेंगे मारकंडा। मारकंडा नदी। और इसकी जो चौथी सहायक होगी वो होगी टांगरी या डांगरी। टांगरी या डांगरी नदी इसकी चौथी सहायक नदी होगी। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं, कौशल्या तो मैंने पढ़ा दी है, बाकी जो मारकंडा और टांगरी है इसको हम बच्चों अगली क्लास में बिल्कुल बोर्ड के ऊपर बहा के आप लोगों को समझाऊंगा और फिर यहाँ से बनने वाले क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि सारी की सारी नदियाँ हम अच्छे तरीके से कवर कर लें। उसके बाद नदियों के ऊपर बने हुए डैम पढ़ेंगे, फिर नदियों के ऊपर बनाए गए बांधों से जो हरियाणा के अंदर खेतों में सिंचाई के उद्देश्य से नहरें निकाली गई हैं उन नहरों को पढ़ेंगे, फिर झीलों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आप सभी को ढेर सारा प्यार। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।